नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो शिक्षण कौशल की वीडियो चल रही थी उसका आज पार्ट 2 है। अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो प्राइमरी सुपर टेट में 10 नंबर का यहाँ से प्रश्न बनता है और ये 10 नंबर की तैयारी जो शिक्षण कौशल का है उसकी तैयारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको करा रहे हैं। तो देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए, यूथ कम्युनिकेशन आप लोगों ने सुना होगा। यूथ कंपटीशन टाइम्स जो है उसकी जो शिक्षण कौशल का वन लाइनर वाला जो विषय है, यानी कि हर टॉपिक को वन लाइनर के माध्यम से बनाया गया है, उसको हम इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ बता रहा था, पढ़ा रहा था। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होगी। तो चलिए दोस्त, आज की हमारी वीडियो, और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि पिछली मैंने वीडियो एक अपलोड किया था, ये है उसका थंबनेल, और वो वीडियो कल ही अपलोड हुआ था जिसमें शिक्षण विधियां एवं कौशल के पार्ट 1 था। आज की वीडियो जो होगी वो शिक्षण विधियां एवं कौशल के पार्ट 2 होगी। उसके बाद हमारा पहला लेसन जो शिक्षण कौशल का है वो समाप्त हो जाएगा। तो इस बुक्स के माध्यम से जो वन लाइनर वाला पोर्शन शिक्षण कौशल का है उसको हम पढ़ा रहे हैं। यूथ कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक है, ठीक। हर विषय को आपको पढ़ाया जाएगा। कमेंट बॉक्स में कई बच्चों ने लिखा था कि हर विषय जो है यूथ कम्युनिकेशन का है उसको पढ़ाइएगा, तो सब पढ़ाया जाएगा। पहले शिक्षण कौशल को देखते हैं। ये रहा आपका शिक्षण कौशल का सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। इसमें से हमारा जो पहला टॉपिक था शिक्षण की विधियां एवं कौशल, उसको पढ़ा रहा था। उसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, उसको अगर आप नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये शिक्षण कौशल है अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो। यहाँ से 10 नंबर के प्रश्न बनते हैं। आज की हमारी वीडियो जो ये वीडियो है ये पार्ट 2 होगी शिक्षण की विधियां एवं कौशल का, और लास्ट पार्ट होगा पहला लेसन जो शिक्षण की विधियां एवं कौशल है उसका पहला लेसन का पार्ट 2, और लास्ट होगा हमारा शिक्षण कौशल की विधियां एवं कौशल का। उसके बाद हम फिर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत वाला जो दूसरा लेसन है उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। यूथ कम्युनिकेशन टाइम्स के वन लाइनर वाला जो पोर्शन दिया गया है उसको। तो चलिए दोस्त, आज का हमारा पार्ट 2 और पार्ट 2 को सीधे डिस्कस करते हैं। चलिए, वन लाइनर की तरह इसी तरह दिया गया था यूथ कम्युनिकेशन में। इस जो भी वन लाइनर की तरह टॉपिक दिया जाता है उसको हम पूरी अच्छा से विस्तार से बताने का अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। तो चलिए दोस्त, आज है हमारा पहला पॉइंट, सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण कौशल निर्मित हैं। शिक्षण कौशल सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत निर्मित हैं। तो प्रोफेसर वी.के. पासी के अनुसार 13 सूचियाँ या 13 सूक्ष्म शिक्षण कौशल बताए गए हैं इनके द्वारा, वी.के. पासी के द्वारा। लेकिन यही चीज अगर एक और वैज्ञानिक के माध्यम से काफी पूछा जाता है, एलन महोदय के द्वारा। तो अगर एलन महोदय की बात करें तो वो 14 शिक्षण कौशल बताए हैं, लेकिन वी.के. पासी 13। इस चीज को ध्यान रखिएगा, 14 एलन महोदय बताए हैं। ये अमेरिका के रहने वाले जो एलन महोदय हैं वो अमेरिका के रहने वाले हैं, और सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता भी उन्हीं को कहा जाता है। और माइक्रो टीचिंग नामक एक पुस्तक भी आती है, उसके लेखक कौन है? तो एलन महोदय जी हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, प्रोफेसर एलन महोदय अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर रह चुके थे, वहीं पर सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग इन्होंने किया था। सूक्ष्म शिक्षण के कुछ और भी आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसको देखते हैं। जैसे सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम स्तर काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम स्तर क्या होता है? तो उद्देश्य को लिखना होता है। उद्देश्य, देखिए, आप किसी भी चीज का सूक्ष्म शिक्षण बनाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। उसी चीज को यहाँ पर कहा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम जो स्तर होता है वह उसका उद्देश्य को लिखना होता है। उद्देश्य उसका होता है कि आप किस उद्देश्य से उस सूक्ष्म शिक्षण को बना रहे हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है सूक्ष्म शिक्षण का द्वितीय स्तर, जो अगर बात करें तो वो पाठ की प्रस्तावना होती है, और ये काफी महत्वपूर्ण होती है। पाठ की प्रस्तावना क्यों महत्वपूर्ण होती है? क्योंकि ये बच्चे के पूर्व ज्ञान जो होता है उसको नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए, और उस नवीन ज्ञान से जब जोड़ने के लिए आप सूक्ष्म शिक्षण बनाते हैं तो पाठ की प्रस्तावना उसकी
काफी महत्वपूर्ण विशेषता प्रदर्शित करती है। तो पहला जो सूक्ष्म शिक्षण का पाठ होता है वो पाठ की प्रस्तावना होता है, लेकिन अगर सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम स्तर की बात किया जाएगा तो वह उद्देश्य होता है सूक्ष्म शिक्षण का, कि आप किस उद्देश्य से बनाते हैं। तो इस 2 पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम स्तर उद्देश्य को लिखना होता है, और सूक्ष्म शिक्षण का द्वितीय स्तर की अगर ऐसे बात करें तो पाठ की प्रस्तावना होता है। पाठ की प्रस्तावना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चे के पूर्व ज्ञान को जानने में और पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने में महत्वपूर्ण होता है, और शिक्षण कौशल का पहला कौशल भी इसको कहा जाता है, पाठ की प्रस्तावना को। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगला भी पॉइंट महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुआ था। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये केंद्र स्तर की एक शिक्षक संस्था होती है जो छोटो बच्चों की विषय वस्तु बनाती हैं, उसके शिक्षण में विकास करने के लिए काफ़ी जो सुविधाएं हों, यही इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, एनसीईआरटी के द्वारा। तो देखिए, एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल 5 बताए गए हैं, और वो कौन कौन से है? तो खोजक प्रश्न कौशल, यानी ऐसे प्रश्न होने चाहिए जो खोज परख वाले होने चाहिए। स्पष्टीकरण का कौशल, ऐसे प्रश्नों का आप विश्लेषण करिए, उसमें जोड़िए जिसका स्पष्टीकरण आप पूरी एकदम विस्तार रूप से चित्र के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। तीसरा, उद्दीपक परिवर्तन कौशल, अपने आप में ऐसा परिवर्तन लाना है कक्षा में जिससे आपका पढ़ाने का तरीका से शिक्षण जो कक्षा होती है उसकी रुचि और प्रभावशाली पूर्ण हो जाए। तो उद्दीपक परिवर्तन कौशल, इन सभी का आगे मैं डिटेल में बात करूंगा। पूर्ण बलन कौशल, ऐसा प्रशंसाएं करनी है बच्चों का, ऐसा जिससे उनको सीखने में पूर्ण बलन प्राप्त होता है, सहायता प्राप्त होती है, सकारात्मकता उनको उसके प्रति प्राप्त होती है, ऐसा आपको प्रदर्शित करना है उनके सामने। और 5वां है दृष्टांत कौशल, उदाहरण के माध्यम से आपको बच्चों को सिखाना है। 5वां कौशल यही कहता है। तो एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित किए गए महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल ये 5 होते हैं। आगे चलते हैं, एक एक कौशल की बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, शिक्षक छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है, और किस में? तो वो खोज परख कौशल में कहा जाता है ये चीजें। ठीक, खोजक प्रश्न कौशल के घटक ये हैं, पहले संकेत देना, फिर उसके बाद विस्तृत सूचना प्राप्ति करना यानी सूचना देना, और पुनः केंद्रीकरण, एक टॉपिक पर केंद्रित करना, और पुनः उसके बाद उसका संप्रेषण किया जाता है, और लास्ट में आलोचनात्मकता, जागरूकता उनके अंदर भरी जाती है उस टॉपिक के प्रति। तो ये खोजक प्रश्न कौशल के घटक होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब चलते हैं आगे। अगला हमारा पॉइंट है कि विषय वस्तु पर आधारित क्रमबद्ध तथा सार्थक कथन शिक्षक द्वारा दिए जाते हैं। विषय वस्तु पर आधारित क्रमबद्ध तथा सार्थक कथन शिक्षक द्वारा दिए जाते हैं, तो वह स्पष्टीकरण कौशल में दिए जाते हैं। देखिए, स्पष्टीकरण कौशल होता क्या है? जैसे आप किसी भी चीज को आप बच्चों के सामने प्रदर्शित करते हैं तो उनका चित्रों के माध्यम से पूरा स्पष्ट तरीके से और सार्थक शब्द में उनको प्रदर्शित करना है आपको उनके सामने। इसी को स्पष्टीकरण कौशल कहा जाता है, और कुछ ज्यादा नहीं कहा जाता। अब आगे चलते हैं, अगला कौशल जो एनसीईआरटी ने दिया था उसकी बात कर लेते हैं। जैसे अब देखिए, अगला हमारा पॉइंट, ध्यान को पाठ में लाए रखने के लिए शिक्षक अपने व्यवहार में जानबूझकर जो परिवर्तन लाता है उसी को उद्दीपक परिवर्तन कौशल कहा जाता है। अब देखिए, उद्दीपक परिवर्तन कौशल होता क्या है कि अगर एक अध्यापक एक कक्षा में राउंड लगाता है तो वो भी उद्दीपक परिवर्तन कहलाएगा। अगर अध्यापक कक्षा में कुछ बता रहा है या बोल रहा है तो वो अपनी बोलने के जो शब्द होते हैं उनमें उच्चारण का आरोह अवरोह करे, चढ़ाव और उतार करे, इससे भी कक्षा की रोचकता उत्पन्न होगी। कभी कभी वो बोलता रहे तो फिर चुप हो जाए अचानक, ऐसे भी आपका जो है उद्दीपक परिवर्तन होता है कक्षा में अध्यापक के द्वारा। तो
तो अध्यापक अपने अंदर हाव भाव प्रदर्शित करता है और उसमें परिवर्तन करता है तो वही उद्दीपक परिवर्तन कहलाता है। इससे कक्षा का जो शिक्षण होता है वो काफी प्रभावी और रुचिपूर्ण बनता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलते हैं, देखिए वही चीज आगे भी दिया होगा। उद्दीपक परिवर्तन कौशल में शिक्षक को अपने हाव भाव में परिवर्तन करना होता है, अपने हाव भाव में परिवर्तन करना होता है शिक्षक को, ताकि बच्चों की जो पढ़ने की उत्सुकता है और ज्यादा उत्साहित होते हैं। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट, अनुक्रिया की बारंबारता बढ़ जाती है। अनुक्रिया की बारंबारता तब बढ़ती है जब पूर्णबलन कौशल के द्वारा शिक्षा दिया जाता है। अब पूर्णबलन दो प्रकार के हो जाते हैं, जैसे देखिए धनात्मक पूर्णबलन और ऋणात्मक पूर्णबलन। धनात्मक पूर्णबलन वो होते हैं जिससे उनके पढ़ने में रुचि उत्पन्न करता है। और रुचि कब उत्पन्न होगा? जब आप उनकी जो परफॉर्मेंस होगा, निष्पादन होगा, उस पर आप जब उसकी प्रशंसा करते हैं कि बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया, आप सबसे अच्छे हैं, आपका जो लिखने का तरीका वो काफ़ी अच्छा है, ऐसी जब आप उसकी प्रशंसा करते हैं तो वो आपका धनात्मक पूर्णबलन के अंतर्गत गिना जाता है। अगर ऋणात्मक पूर्णबलन की बात करें तो दंड देना, मारना, उनको गलत बुरा भला कहना, ऐसी चीजें नकारात्मक पूर्णबलन को प्रदर्शित करती हैं। तो पूर्णबलन भी महत्वपूर्ण है कक्षा शिक्षण कौशल में, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे वही चीज देखिए दिया गया है कि धनात्मक पूर्णबलन कौशल का घटक है प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग करना। प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग करना। प्रशंसात्मक कथन वो होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि उनको प्रशंसा करना, उनकी किए हुए कार्य के निष्पादन के आधार पर उनकी प्रशंसा करना, अच्छा बताना, बेस्ट, सबसे अच्छा, ऐसी स्थिति बताना से उनका जो है प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग हो जाता है कक्षा में, और वो अपने प्रति जो कार्य होते हैं वो पुनर्बलित हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं अपने कार्य के प्रति, और काफी उत्सुकता के साथ वो अपने कार्य को करते हैं या शिक्षण को ग्रहण करते हैं। ठीक, अब चलते हैं आगे। अगला हमारा पॉइंट है, शिक्षक नवीन, जटिल व अमूर्त ज्ञान को सरलता से छात्रों तक पहुंचाता है, वह दृष्टांत कौशल के द्वारा। एक चीज ध्यान रखिएगा, दृष्टांत कौशल को हम उदाहरण कौशल भी कहा जाता है, यानी जिसमें उदाहरण के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया जाता है, उसी को दृष्टांत कौशल या उदाहरण कौशल कहा जाता है। दृष्टांत कौशल एक काफी महत्वपूर्ण चीज होती है, जैसे अगले पॉइंट में लिखा है कि दृष्टांत कौशल में प्रयोग होता है चित्र एवं उदाहरण, यानी चित्रों के माध्यम से किसी भी टॉपिक को पहले उदाहरण प्रस्तुत करके समझाया जाता है, उसी को दृष्टांत कौशल कहा जाता है। दृष्टांत कौशल के प्रकार, एक शाब्दिक प्रकार होता है और एक होता है अशाब्दिक। शाब्दिक का मतलब शब्दों के माध्यम से समझाया जाता है, लोगों को जो आसानी से समझ आ जाता है। अशाब्दिक का मतलब जो बिना शब्द के कहें चित्रों के माध्यम से समझाया जाता है, उसी को अशाब्दिक कौशल कहा जाता है, दृष्टांत कौशल। ठीक ठीक, अब आगे चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट कहानी कथन है। कहानी कथन है, कहानी कथन को शाब्दिक उदाहरण कहा जाता है। शाब्दिक उदाहरण मतलब जो कहानी का मतलब कि एक बच्चे के आसपास के वातावरण के अनुसार कहानी के माध्यम से समझाते हैं, तो वो शाब्दिक उदाहरण के अंतर्गत कहानी कथन आ जाता है। जैसे शाब्दिक उदाहरण की अगर हम बात करें तो किसी घटना का वर्णन, किसी चुटकुले का वर्णन, कविता लेखन आदि का ऐसा वर्णन करना जो उसके आसपास के हो, वही तो शाब्दिक उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अशाब्दिक उदाहरण की अगर हम बात करें तो मॉडल, चित्र, मानचित्र, रेखाचित्र और प्रायोगिक प्रदर्शन को अशाब्दिक उदाहरण में प्रयोग किया जाता है। ठीक, अभी हमने आगे बताया आप लोगों के लिए अशाब्दिक उदाहरण जो मॉडल होते हैं, चित्र होते हैं, चित्रों के माध्यम से बच्चों को उदाहरण की तरह समझाया जाता है, तो वो अशाब्दिक उदाहरण में आ जाते हैं। अब चलिए आगे, कक्ष प्रबंधन कौशल, काफी इंपॉर्टेंट ये कौशल होता है, कक्ष प्रबंधन कौशल। जैसे देखिए, शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रभावशाली शिक्षण अधिगम के लिए कक्ष प्रबंधन कौशल काफी महत्वपूर्ण होता है। एक देखिए, अगर किसी भी विद्यालय का कक्ष प्रबंधन कौशल मजबूत नहीं होगा तो उस विद्यालय का जो शिक्षण का वातावरण होता है वो काफी प्रभावशाली नहीं हो सकता।
इसीलिए अगर विद्यालय का कक्षा कक्ष और प्रबंधन कौशल एकदम मजबूत होता है, समय के अनुसार बच्चों की रुचियों के अनुसार बनाया जाता है, तो वो काफ़ी मजबूत होता है। क्योंकि बच्चे को कब खाना खिलाना है, बच्चे को कब पढ़ाना है, बच्चे को कब खेल कराना है, ऐसी स्थिति बच्चे का मानसिकता कब खेलने में ज़्यादा होता है, बच्चे की मानसिकता कब पढ़ने में ज़्यादा होता है, ऐसे समय अनुसार जब आप कक्षा कक्ष का प्रबंधन बनाते हैं तो वो जो एक विद्यालय का वातावरण होता है शिक्षण का, वो काफ़ी मजबूत और प्रभावशाली होता है। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है एक शिक्षण के लिए, विद्यालय का प्रबंधन तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद अधिगम को रुचिपूर्ण बनाया जा सकता है कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल के द्वारा। अभी आप समझ गए होंगे कि कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल आपका जितना मजबूत होगा उतना आपका जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होगी वो रुचिपूर्ण होगी। ठीक, अगला पॉइंट, शिक्षण कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। तो देखिए, शिक्षण कौशल का मूल्यांकन अगर आप जब करते हैं तो उसको अनुसूची या रेटिंग स्केल में प्रदर्शित कर किया जाता है। अब देखिए, अनुसूची या रेटिंग स्केल होगा क्या है, बेस्ट, एवरेज, वेरी बेस्ट, ऐसे जब रेटिंग स्केल में जब आप बच्चों को प्रदर्शित करते हैं मूल्यांकन करते समय शिक्षण कौशल में, तो वो ही तो शिक्षण कौशल में मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्रदर्शित किया जाता है कि ये बच्चा बेस्ट है, एवरेज है, सीखने में ये मंद बुद्धि का बच्चा है तो इनको औसत में रखा जाता है, औसत से भी नीचे रखा जाता है। तो ऐसे चीज़ों में रेटिंग स्केल में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, अब चलते हैं आगे और अगला है आगमन विधि के जनक। अब आ जाते हैं विधियां। आगमन विधि के जनक अरस्तु। कभी पूछे कि आगमन विधि के जनक कौन है, तो अरस्तु। ध्यान रखिएगा, आगमन विधि में होता क्या है कि उदाहरण से नियम के तरफ पहुंचा जाता है। उदाहरण से नियम की तरफ, यानी बच्चों को पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर उसके बाद उसका नियम बताया जाता है, इस तरह। और आगमन विधि में इस तरह का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं और अगला पॉइंट आगमन विधि से ही है कि आगमन विधि का उपयोग प्राथमिक शिक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और प्राथमिक शिक्षा में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग देखने को मिलता है आगमन विधि का। अब चलते हैं शिक्षण सूत्र, इंपोर्टेंट है। 11 शिक्षण सूत्र बताए गए हैं जो महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। देखिए कौन कौन से हैं शिक्षण सूत्र। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो बच्चे को ज्ञान हो और जो बच्चे को नहीं ज्ञान हो उसके तरफ ले जाना, पहला शिक्षण सूत्र है। दूसरा सरल से जटिल की तरफ, जो सरल चीजें हो पहले बताइएगा, उसके बाद जटिल चीजों को बताना स्टार्ट करिएगा धीरे धीरे। तो ये चीजों तो आपको पता ही होगी। अनिश्चित से निश्चित की तरफ, यानी कि जो निश्चित नहीं है वो चीजें बताइए, फिर निश्चित चीजों को बताइए, ऐसा ये शिक्षण सूत्र कहता है। उसके बाद आगे अनुभूत से युयुक्ति की तरफ। अनुभूत का मतलब जो आपके अनुभव में है और जो आपके अनुभव में नहीं है उसको युयुक्ति की ओर कहते हैं, युयुक्ति कहा जाता है। ठीक, पांचवा मूर्त से अमूर्त। मूर्त जो आपको दिखाई दे और अमूर्त जो आपको नहीं दिखाई दे उसके तरफ आपको बताते सिखाते हुए ले जाना है। ठीक, अगला विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ। विश्लेषण का मतलब फैलाना और संश्लेषण का मतलब इकट्ठा करना। तो किसी भी टॉपिक को पूरी प्रक्रिया को आपके सामने प्रदर्शित किया जाएगा पहले, उसके बाद एक एक टॉपिक को उसमें से बताया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं सातवां प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब जो आपके सामने हो, आपको डायरेक्ट प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है। और अप्रत्यक्ष जो आपके सामने नहीं हो, सिर्फ बताया जाता है, आपके सामने नहीं हो, आपके आसपास नहीं हो, उसको अप्रत्यक्ष की ओर ले जाया जाता है। विशिष्ट, अगला है आठवां विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर का मतलब होता है नियम से, उदाहरण से नियम की तरफ होता है। विशिष्ट वो होता है जो उदाहरण होता है और सामान्य वो नियम को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, नौवां मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर। मनोवैज्ञानिक का मतलब बच्चों की रुचियों आवश्यकता के अनुसार जो ज्ञान उनको आवश्यकता लगती है उस चीजों को बताइए। बच्चों के अनुसार पहले बताइए और फिर तार्किक क्रम से आगे बढ़ा जाता है इसमें। 10वां आगमन से निगमन की तरफ। इसको तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उदाहरण से नियम की तरफ और पूर्ण से अंश की तरफ। ये गेस्टाल्टवादियों की विधि है, सूत्र है, गेस्टाल्टवादियों का सूत्र है। विधि मैंने कहा
ये गेस्टाल्टवादियों का सूत्र है। पहले पूरी प्रक्रिया को समग्र चीजों को बच्चों के सामने प्रदर्शित कर दो, फिर एक एक चीजों को उसमें से बताया जाता है पूर्ण से अंश की ओर। ठीक, अब आगे चलते हैं और अगला हमारा टॉपिक, अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, एक एक शिक्षण सूत्र की बात की होगी हमारे हिसाब से। तो चलिए देखिए, पॉइंट ये कह रहा है कि छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान देना, यानी जो ज्ञात हैं उसी के अनुसार अज्ञात चीजों को बताना। अगला पॉइंट, सरल संप्रत्यय के अनुसार जटिल प्रत्यय बताना, यानी सरल से जटिल की तरफ हो गया। जो आसान चीजें होती हैं पहले बताया जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे कठिन चीजों पर उनको ले जाया जाता है। अगला पॉइंट, शिक्षक छात्रों की अनिश्चित धारणाओं को निश्चयात्मकता प्रदान किया जाता है, यानी कि जो अनिश्चित धारणाएं होती हैं उनको पहले बताया जाता है, फिर उसमें से एक एक चीजों को निश्चित की तरफ, निश्चित धारणाओं को बताया जाता है। ठीक, जो निश्चित नहीं होते हैं पहले उसको बताया जाता है, फिर बाद में जो निश्चित होते हैं उनको बताया जाता है। ठीक, ये नियम से उदाहरण के तरफ इस विधि के माध्यम से जाया जाता है। ठीक, ठोस अनुभूति सत्यों की, देखिए फिर से पढ़ते हैं, ठोस अनुभूत सत्यों की अनुभूति के बाद ही युक्ति चिंतन आता है, यानी अनुभूतियां जो आपके अनुभव में होती हैं, फिर उसके बाद युक्तियां जो आपके अनुभव में नहीं होती है उन चीजों का कराया जाता है इस सूत्र में। ठीक, अगला पॉइंट है, किसी तथ्य या समस्या को बांटना, फैलाना मैंने पहले बता चुका। विश्लेषण का मतलब किसी भी तथ्य या समस्या को फैला दिया जाता है। और अगला पॉइंट, सूचनाओं को जोड़कर समग्र रूप से समझाना संश्लेषण में, यानी एक एक चीजों को जोड़कर बताना वो संश्लेषण में आ जाता है। ज्ञान को अस्थायित्व प्रदान करता है तो वह संश्लेषण। ये प्रश्न बना हुआ है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है ये पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कि ज्ञान को अस्थायित्व प्रदान करता है संश्लेषण में। जब आप एक एक चीज को जोड़कर बताते हैं ना तो वो आपके ज्ञान में ज्यादा अस्थायी बनाने का कार्य करता है। तो वही चीज यहाँ पर है। अब आगे चलते हैं और अगला पॉइंट है, वर्तमान ज्ञान के बाद भूत या भविष्य का ज्ञान देना, यानी वर्तमान यानी प्रत्यक्ष जो आपके पास ज्ञान है, वस्तु है, उसके बाद अप्रत्यक्ष वस्तुओं का ज्ञान दिया जाता है। पहले प्रत्यक्ष का ज्ञान फिर अप्रत्यक्ष का ज्ञान दिया जाता है। उसी तरह अगला पॉइंट, विशिष्ट नियम से सामान्य नियम की ओर पहुंचाया जाता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी विशिष्ट यानी उदाहरण से नियम की तरफ जाया जाता है। आगमन विधि के अंतर्गत ये आएगा शिक्षण सूत्र। फिर अगला, मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षण के पश्चात मानसिक विकास अनुकूलन ज्ञान को तर्क सम्मत बनाता है, यानी मनोवैज्ञानिक ज्ञान से तार्किक ज्ञान की ओर जाया जाता है। इसमें बच्चों की रुचियों के अनुसार पहले शिक्षा दी जाती है, फिर उसके बाद तार्किक ज्ञान का ज्ञान उसको धीरे धीरे कराया जाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं आगमन विधि। आगमन विधि की अगर प्रेरणाता की बात की जाए तो अरस्तु, मैंने पहले ही बता चुका हूं, अरस्तु है। और निगमन की विधि के भी अरस्तु का ही नाम आता है, कहीं कहीं प्लेटो का भी नाम दिया रहता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगमन पर ही, अरस्तु पर ही जाइएगा दोनों विधि की अगर आप बात करें तो। देखिए, आगमन विधि उदाहरण से नियम की तरफ, निगमन विधि से उदाहरण की ओर जाया जाता है, यानी नियम से उदाहरण की ओर जाया जाता है। निगमन विधि में नए ज्ञान की खोज में सहायक होता है आगमन विधि। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। ये भी प्रश्न बना हुआ है कि नए ज्ञान की खोज के लिए सहायक कौन सी विधि है, तो वह है आगमन विधि। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। जो चीज़ों पर मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ वो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा एग्जाम के दृष्टि से, तो उसको आप स्टार लगा लीजिएगा। अगला पॉइंट, शिक्षक को शिक्षण प्रदान करना चाहिए। शिक्षक को शिक्षण प्रदान करना चाहिए आगमन से निगमन के तरफ। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट, खोज के फलस्वरूप प्राप्त ज्ञान है निगमन विधि। तो खोज के फलस्वरूप ज्ञान प्राप्त होता है तो वह निगमन विधि के अंतर्गत। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक, नए ज्ञान की खोज में सहायक होता है आगमन विधि, लेकिन खोज के फलस्वरूप प्राप्त ज्ञान जो होता है वो निगमन विधि के अंतर्गत रखा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट, निगमन विधि में शिक्षण होना चाहिए आगमन के पश्चात।
देखिए निगमन विधि से शिक्षण होना चाहिए आगमन के पश्चात, यानी कि इस चीज का कहने का मतलब ये हुआ कि प्राथमिक स्तर पर पहले आगमन विधि द्वारा शिक्षण दिया जाता है, उसके बाद जब उच्च स्तर की शिक्षाएं दी जाती है तो उसमें निगमन विधि का प्रयोग पहले किया जाता है। तो यही चीज ये बताना चाहता है। ठीक, निगमन विधि के जनक अरस्तु, कहीं कहीं प्लेटो भी दिया रहता है, अरस्तु पर आप जाइएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर निगमन विधि की बात होती है। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर निगमन विधि। ठीक, निगमन विधि है सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य नियम को कहा जाता है और विशिष्ट एक उदाहरण को कहा जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। निगमन विधि के जन्मदाता अरस्तु। ठीक, योजना पद्धति है किलपैट्रिक की, योजना पद्धति प्रोजेक्ट मेथड जिसको कहते हैं, किलपैट्रिक का ही नाम आता है। योजना के माध्यम से शिक्षा प्रदान किया जाता है इसमें। ठीक, योजनाएं बनाई जाती है। किलपैट्रिक है एक परियोजनवादी शिक्षा शास्त्री के अंतर्गत किलपैट्रिक आते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट व्यक्ति ये हैं। प्रयोग में विश्वास करता है प्रयोजनवाद, प्रयोजनवाद जो होता है वो सबसे ज्यादा प्रयोग पर ही विश्वास करता है। ये जो वादी होते हैं प्रयोजनवादी, वो सबसे ज्यादा प्रयोग पर ही विश्वास करते हैं। प्रयोगवाद के जनक डीवी हैं और डीवी के शिष्य जो हैं ये किलपैट्रिक महोदय हैं। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, ये जॉन डीवी के शिष्य हैं, याद रखिएगा, जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक योजना पद्धति के जन्मदाता हैं। और किलपैट्रिक किस प्रयोजनवादी हैं, तो प्रयोजनवादी के अंतर्गत ये आते हैं और प्रयोजनवादी जो है प्रयोग में विश्वास करते हैं सबसे ज्यादा। प्रयोजनवाद के जनक जॉन डीवी। ठीक, अगला पॉइंट हमारा हेलन पार्कहर्स्ट जनक हैं। हेलन पार्कहर्स्ट जनक किसके हैं, तो डाल्टन विधि के जो जनक की बात करें तो हेलन पार्कहर्स्ट का नाम आता है। ठीक, डाल्टन विधि को ठेकेदारी विधि भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, ठेके में किसी बच्चे को दिया जाता है कि आपको इतने दिनों में ये ज्ञान बच्चों को दे देना है। ठीक, ये 9 वर्ष से ऊपर के बच्चों को ऐसी विधियों में रखा जाता है, डाल्टन विधि के अंतर्गत रखा जाता है। ये सब बड़े स्थानों जैसे अमेरिका, यूएस में ऐसे विधियां चलती है, डाल्टन विधि का प्रयोग किया जाता है वहां पर। ठीक, किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रॉबेल हैं और बालोद्यान विधि भी इसको कहा जाता है। इसमें खेल खेल में शिक्षा दिया जाता है फ्रॉबेल में। ठीक, याद रखिएगा। निगमन विधि उपयोगी होती है उच्च कक्षाओं के लिए। अभी मैंने आगे ही बताया कि निगमन विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है, लेकिन आगमन विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों का बागीचा। तो ये भी प्रश्न बना हुआ है, किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बच्चों का बागीचा होता है। मारिया मॉन्टेसरी जनक हैं मॉन्टेसरी विधि का, और ये भी खेल विधि से ही बच्चों को सिखाया करती हैं। और ये सबसे ज्यादा बातें करते हैं ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनके माध्यम से शिक्षा देने की बात जो है मारिया मॉन्टेसरी करती है। तो इंपोर्टेंट है, इनसे ध्यान में रखिएगा। आर्मस्ट्रांग जनक हैं ह्यूरिस्टिक विधि, और ह्यूरिस्टिक विधि को एक दूसरी विधि भी कहा जाता है जिसको खोज विधि भी कहा जाता है। ह्यूरिस्टिक एक इंग्लिश शब्द है और हिंदी में इसको खोज विधि भी कहते हैं। तो याद रखेगा, आर्मस्ट्रांग जनक है ह्यूरिस्टिक विधि के। अब अगला पॉइंट है, ह्यूरिस्टिक का शाब्दिक अर्थ होता है खोज करना। मैंने अभी आगे बताया, ह्यूरिस्टिक शब्द है ग्रीक भाषा का यह शब्द है। अगला पॉइंट, महात्मा गांधी जनक हैं बेसिक शिक्षा प्रणाली के। महात्मा गांधी जी जनक हैं। वार्धा योजना के प्रतिपादक महात्मा गांधी जी ही ने दिया है। तो ये काफी बार पूछा है कि वार्धा शिक्षा के प्रतिपादक कौन है, तो महात्मा गांधी जी हैं। और बेसिक शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है, तो महात्मा गांधी जी ही हैं। वार्धा नामक योजना एक मध्य प्रदेश में एक वार्धा नामक योजना होती है, वहां पर 1937 में एक योजना बुलाई जाती है और वहां पर ये 1937 में इसका प्रारंभ किया जाता है। सुकरात जनक है प्रश्नोत्तर विधि के, जो है सुकरात जनक हैं और प्रश्नों के माध्यम से इसमें सिखाया जाता है बच्चों को, उसी को प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं। और इसके जनक जो है सुकरात नामक वैज्ञानिक हैं। संवाद विधि के जनक प्लेटो हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, संवाद विधि के जनक कौन है, प्लेटो हैं।
अगला पॉइंट, ये वन लाइनर प्रश्न है जो कि डायरेक्टली प्रश्न ऐसे बन जाते हैं, ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, इसके लिए और कोई माध्यम नहीं है। ठीक, अगला पॉइंट, कविता इस विधि द्वारा याद कराई जाती है। तो कविता जो है किस विधि द्वारा याद कराई जाती है, ये प्रश्न बन सकता है। तो पूर्ण से अंश की ओर, यानी गेस्टाल्टवादियों की ये विधि है पूर्ण से अंश की तरफ। और इसमें पहले एक चीज, कविता को पूरी चीज़ों से बता दिया जाएगा, फिर उसके एक एक पॉइंट को अर्थ के माध्यम से समझाया जाता है। उसी को कविता इसी माध्यम से सबसे ज़्यादा आसानी तरीके से याद किया जा सकता है। अगला पॉइंट, शिक्षण होना चाहिए बाल केंद्रित। और अगला पॉइंट है, बाल केंद्रित शिक्षा का संप्रत्य देन है मनोविज्ञान के द्वारा। तो बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है, मनोविज्ञान का। और शिक्षा होनी चाहिए तो वह बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो ये थे हमारे जो शिक्षण विधियां एवं कौशल थे, उसका पार्ट 2 था। और इसका पार्ट 2 भी हमारा समाप्त हो गया, यानी कि शिक्षण कौशल का पहला लेसन जो था वो हमारा समाप्त हो गया। अब हमारा अगला जो लेसन आएगा वो होगा दूसरा, और दूसरे लेसन में हम किस चीज़ की बात करेंगे, तो वह बात करेंगे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो अब इस वीडियो की PDF अगर आपको प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम पर चले जाइएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। तो चलिए दोस्त, हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप अपनी तरफ से जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।